नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज औरंगजेब के नाम पर नागपुर में जो हिंसा हुई उसको लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जबरदस्त सियासत हुई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से लेकर महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं ने माना कि नागपुर में हिंसा एक साजिश के तहत की गई, पूरी तैयारी के साथ की गई। मजहब को बहाना बनाया गया और हिंदुओं के घरों, मकानों, दुकानों और गाड़ियों पर चुन चुनकर हमले किए गए। कल रात नागपुर की हिंसा में 33 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें 3 बड़े अफसर शामिल हैं। 5 नागरिक बुरी तरह जख्मी हुए हैं। जलती हुई दर्जनों गाड़ियों की आग दूर तक दिखाई दी। जिन हिंदुओं के घरों को निशाना बनाकर पथराव किया गया, उनकी हालत भी देखने वाली थी। फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन प्रशासन ने एहतियातन नागपुर के 3 जोन्स में कर्फ्यू लगा दिया है और इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया है। आज देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नागपुर में दंगा करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार तक विपक्ष के तमाम नेताओं ने कहा कि नागपुर का दंगा सरकार ने करवाया। बीजेपी ने अपने लोगों से हिंदुओं पर हमला करवाया, जिससे हिंदुओं को डराया जा सके। लेकिन सवाल है कि कोई सरकार अपने ही राज्य में दंगा क्यों करवाएगी? मौके पर मौजूद लोगों ने क्या बताया? दंगाइयों के खिलाफ क्या सबूत मिले हैं? कितने लोगों को पकड़ा गया? और विपक्ष के आरोपों का महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों और बीजेपी के नेताओं ने क्या जवाब दिया, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि इस वक्त नागपुर में कैसे हालात हैं और कल रात अचानक हिंसा क्यों भड़की। नागपुर में फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन लोग डरे हुए हैं। इसलिए आज नागपुर में ज्यादातर बाजार बंद रहे, लोग घरों से नहीं निकल पाए। पुलिस भी मौके की नजाकत को समझ रही है, इसलिए एहतियात के तौर पर नागपुर शहर के कोतवाली, लकड़गंज, पंचपोली, गणेशपेट, तहसील, शांतिनगर, सक्करधारा, इमामबाड़ा, यशोधारा नगर और कपिल नगर पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन सभी इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। अगले 2 दिन के लिए पुलिस वालों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। पुलिस ने कल हुई हिंसा के केस में कुल 5 एफआईआर दर्ज की हैं। अब तक 50 लोगों को अरेस्ट किया गया है। कल की हिंसा में 33 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें 3 डीसीपी लेवल के अफसर हैं। एक डीसीपी पर तो कुल्हाड़ी से हमला किया गया। गनीमत यह रही कि पुलिस अफसर के हाथ में कुल्हाड़ी लगी, इसलिए उनकी जान बच गई। पुलिस के मुताबिक कल दंगाइयों ने बड़े पैमाने पर हथियारों का इस्तेमाल किया, पेट्रोल बम फेंके। जो सरकारी मशीनरी मौके पर थी उसे जला दिया गया। हिंदुओं की गाड़ियों को पहचान करके उनमें आग लगाई गई। कल जो हिंसा हुई उसके निशान आज पूरे शहर में दिखाई दिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस को दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत दी है। उन्होंने आज नागपुर के पुलिस कमिश्नर से बात की, पूरे मामले का अपडेट लिया और इसके बाद चंद्रशेखर बावनकुले को नागपुर भेजा। बावनकुले ने प्रशासन के अफसरों के साथ मीटिंग की। अफसरों का कहना है कि कल दोपहर तक सब ठीक ठाक था। बजरंग दल और वीएचपी का प्रोटेस्ट खत्म हो चुका था। इसके बाद अचानक कुछ मुस्लिम पुलिस के पास पहुंचे और दावा किया कि बजरंग दल के प्रोटेस्ट में औरंगजेब की डमी कब्र का जो पुतला जलाया गया, उस पर एक कपड़ा डाला गया था। इस कपड़े पर आयतें लिखी थी, इसलिए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पुलिस के एक्शन से संतुष्ट होकर दोपहर 3 बजे प्रोटेस्टर्स वापस चले गए। लेकिन शाम करीब 6 बजे गणेशपेट इलाके में नमाज के बाद अचानक लोग इकट्ठा हुए और नारेबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका तो पुलिस पर पथराव किया गया और इसके बाद महाल और भालदारपुर इलाकों में हिंसा शुरू हुई। महाल में बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शनकारियों के विरोध में सामने आ गए। इसके बाद मारपीट हुई। मुस्लिम पक्ष के लोग ट्रॉलियों में पत्थर भरकर लाए थे। लाठी डंडों से गाड़ियों को उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। पहले पुलिस को निशाना बनाया गया और इसके बाद आसपास खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी गई। फिर हिंदुओं के घरों और दुकानों को जलाया गया। चूंकि अचानक 3 इलाकों में एक साथ हिंसा शुरू हुई,
इसलिए पुलिस को रीइंफोर्समेंट में वक्त लगा। पुलिस ने टीयर गैस के शेल छोड़े, लाठीचार्ज किया, लेकिन दंगाइयों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि हालात पर काबू पाने में कई घंटे लग गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि दंगाई पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। हिंदुओं के घरों की नेम प्लेट देखकर, गाड़ियों पर हिंदुओं के निशान देखकर हमला किया गया। बहुत सारी गाड़ी वहां से लेकर तो वहां तक जितनी भी गाड़ी थे सबको फोड़े, ऊपर चढ़ चढ़ के फोड़े हैं। उसके ये सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, और ऊपर चढ़ चढ़ के इतने बड़े बड़े पथराव उन्होंने डाले। और वो जो गाड़ी जलाया है उसमें जल नहीं रही थी, उसमें पेट्रोल बम डाल के हमारे ऊपर भी, जब हमने उनको प्रतिकार करने का प्रयास किया तो हमारे ऊपर भी उन्होंने पेट्रोल बम जैसे फेंकने का प्रयास किया, बड़े बड़े पत्थर फेंके। पुलिस हमारे साथ थी, और पुलिस को लेके जब हम सामने गए तो उन्होंने इतना पथराव किया कि पुलिस को और हमें बैकफुट पे जाना पड़ा, आखिर में भागना पड़ा। ऐसी स्थिति कल निर्माण हो गई। घरों पे भी पत्थरबाजी की? घरों पे भी पत्थरबाजी की। उन्होंने सब देखा कि जहाँ सब हिंदू धर्म के घर है, जहाँ जैसे नेम प्लेट लगी है, मेरे घर की नेम प्लेट लगी है, तो ऐसे करके के पत्थर फेंके, ऊपर तक पत्थर फेंके लोगों के घर में। गाड़ियाँ जो है उसके ऊपर जैसे अपना सिंबल होता है, अपना धर्म का सिंबल होता है, वो देख देख के उन्होंने उसको फोड़ा है। बहुत भयानक स्थिति थी, बयान नहीं कर सकते। इतने लॉट में आए, उनके पास बड़ी बड़ी लकड़ियाँ थी और पत्थर तो बहुत थे उनके पास। उन्होंने गाड़ियाँ तो फोड़ी, कूलर को भी पूरा रास्ते पर ला लिया था। ये खिड़की खुली हो गई थी हमारी, वहाँ से कांच वो वहाँ पे ज़मीन पे पड़े ही है, मैंने पूरे अभी झाड़ा है अभी, तो वो कांच और पत्थर बड़े बड़े अंदर डाले, जम के फेंके, और दरवाजे को बहुत जम के लात मार रहे थे ताकि ये दरवाज़ा टूटे या फिर हम लोग अंदर घुसे, ऐसा कुछ उनका ये था। जो बात नागपुर के लोग बता रहे हैं वही बात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कही। फडणवीस ने कहा कि नागपुर में कल जो हुआ, जिस तरह के सबूत मिले हैं, उससे साफ है कि दंगा साजिश के तहत किया गया। फडणवीस ने बताया कि शुरुआती जांच में पुलिस को उस इलाके में पत्थरों से भरी एक ट्रॉली मिली है। कुछ लोगों के घरों, दुकानों में भी पत्थर जमा थे। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि दोपहर में पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर विवाद सुलझा दिया था, एफआईआर भी दर्ज कर ली थी। इसके बाद हिंसा का कोई कारण नहीं था, लेकिन शाम को अचानक यह अफवाह फैलाई गई कि बजरंग दल के प्रोटेस्ट में उस कपड़े को जलाया गया जिस पर इस्लामिक बातें लिखी थी। इस अफवाह के जरिए लोगों को भड़काया गया। फिर मस्जिद से निकले 200-250 लोगों की भीड़ ने दंगे की शुरुआत की। इससे साफ है कि हिंसा पूरी प्लॅनिंग के साथ की गई। एकूणच याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर सकाळची एक घटना घडल्यानंतर मध्यंतरीच्या काळामध्ये पूर्णपणे शांतता होती, पण त्यानंतर मात्र संध्याकाळी काही लोकांनी जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचा हल्ला केल्याचं या ठिकाणी लक्षात येत आहे। याचं कारण जवळपास एक ट्रॉली भरून त्या ठिकाणी दगड मिळालेले आहेत, आणि काही लोकांनी जमा करून ठेवलेले दगड, वरती जमा करून ठेवलेले दगड हे आपल्याला पाहायला मिळाले। शस्त्र देखील मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी होते, ते शस्त्र जप्त करण्यात आलेले आहेत। वाहनांची जाळपोळ त्या ठिकाणी झालेली आहे, आणि ठरवून काही ठराविक घरांना, काही ठराविक आस्थापनांना त्या ठिकाणी लक्ष करण्यात आलेलं आहे। 3 डीसीपी लेवलचे लोक या ठिकाणी जखमी झालेले आहेत, आणि जसं मी सांगितलं की यातल्या एका डीसीपीवर तर थेट कुऱ्हाडी वार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने हिंसा में घायल डीसीपी निकेतन कदम से बात की। डीसीपी निकेतन कदम पर कल उस वक्त कुल्हाड़ी से हमला हुआ था जब वो अपनी टीम के साथ दंगाइयों को रोकने के लिए एक संकरी गली में गए थे। ये 10-10:30 बजे के करीब का समय होगा। हम वहाँ पे बहुत नैरो लेन्स है, लेन्स के अंदर जब जा रहे थे तो वो हमारी एक टीम एक घर में कुछ सस्पेक्टेड लोग थे कि जो स्टोन पेल्टिंग करके छुपे हुए थे, वहाँ पे जाके चेक कर रही थी, और उतने में एक 100 लोगों का क्राउड एक दूसरी गली से अचानक वहाँ पे आया। उनके पास शस्त्र थे, उनके पास पेट्रोल था, उनके पास आग लगाने के लिए भी चीज़ें अवेलेबल थी, लाठियाँ थी। तो मेरी टीम अंदर थी, तो मेरा पहले नेचुरल रिस्पांस यही था कि इनको यहीं पे रोका जाए या फिर पीछे ढकेला जाए, नहीं तो फिर आगे कुछ भी हो सकता था। तो मैंने उसी प्रकार से आगे जाके इनको जोर जोर से चिल्ला के रोकने का प्रयास भी किया। उनमें से कुछ लोग पीछे भी हट गए, लेकिन एक के पास वो कुल्हाड़ी थी, वो उसने आगे आके
वार किया और मैंने हाथ आगे करने की वजह से यहाँ पे फिर एक डीप इंजरी भी हुई। लेकिन थैंकफुली कि हमारी टीम में से किसी को कुछ हुआ नहीं, सब लोग वहाँ से सेफली बाहर निकल आए। देवेंद्र फडणवीस से हिंसा को लेकर विधानसभा में एक एक डिटेल शेयर की, बताया कितने पुलिस अफसर घायल हुए हैं, आम लोगों को कितनी चोटें आई हैं, पुलिस अब क्या कर रही है। इसके बाद फडणवीस ने कहा कि जिन लोगों ने नागपुर में आग लगाने की कोशिश की वो बचेंगे नहीं। और इसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने भी साजिश के सबूत गिनाए। शिंदे ने कहा कि जिस महाल इलाके में सबसे ज्यादा हिंसा हुई वहां के ओपन स्पेस में मुस्लिम लोग भी अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं, लेकिन कल शाम इस जगह एक भी गाड़ी पार्क नहीं थी। जिस संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया वो भी सिर्फ हिंदुओं की है। इससे साफ है कि हमले की प्लानिंग पहले से की गई थी। एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियां 100-150 पार्क होती थी, वहां मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं की। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी। क्या इसमें कई लोग बाहर से आए थे, ऐसा पुलिस का कहना है, वहाँ के लोगों का कहना है। और वो पत्थर तो फेंके ही, हथियार भी चलाए, लेकिन पेट्रोल बम भी फेंके। पेट्रोल बम बनाना ये तो पूरी तरह ऐसे तुरंत होता नहीं, तो ये पूरी साजिश है। और ये साजिश नाकाम करने के लिए पुलिस जाती है, पुलिस पर हमला होता है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसलिए बिल्कुल उनको बख्शा नहीं जाएगा। नागपुर के जिन 3 इलाकों यानी गणेशपेट, महाल और भालदारपुर में हिंसा हुई वो नागपुर सेंट्रल असेंबली सीट में आते हैं। इस सीट से बीजेपी के विधायक प्रवीण दत्तके ने भी एकनाथ शिंदे की बात की तस्दीक की। प्रवीण दत्तके ने बाकायदा दुकानों का नाम लेकर बताया कि दंगे के दौरान किस तरह मुसलमानों की दुकानों और रेडियो को छोड़ दिया गया, जबकि हिंदुओं की प्रॉपर्टी को टारगेट किया गया। ये पूरा तय किया हुआ सभी विषय हुआ था। सुबेरे का एक आंदोलन हुआ, उसके बाद गणेशपेट पुलिस स्टेशन के विषय हुआ और वो शांत हुआ। यानी 2 दुकान हिंदुओं के होंगे और उसके बीच में 2 दुकान मुस्लिम के होंगे, तो सिर्फ हिंदुओं के मकान में घुसे, मुस्लिम मतदाताओं को कुछ नहीं हुआ। वो ठेला दिख रहा है आपको वहाँ, 1 मिनट, वो दवाखाने के पास एक ठेला दिख रहा है, एक मुस्लिम बांधव का है, उसको कुछ नहीं हुआ। उसके बाजू में एक बूढ़ी माँ का ठेला था, वो टूट गया। ये डॉक्टर बंडू क्लिनिक, उसके घर तक, मंदिर तक, अंदर तक घुसे, छोटी बच्ची है 5 साल की। और पहले सब कैमरे टूटे, बाद में चुन कर वहां तक, उनके घर तक, उनके अंदर तलवार, ये सब दिख रहा है। पूरा वेल प्लान सारा विषय दिख रहा है। कल आपने आरोप लगाया था इसमें कुछ बाहर के लोग भी शामिल हो सकते। बहुत सारे जगह पे बाहर के लोग यानी यदि ये मोमिनपुरा बस्ती से नजदीक है तो उधर से भालदारपुरे से आ रहे, उधर हसनबाग से आ रहे, यहाँ के लोग वहाँ जा रहे। और मुझे ऐसा बताइए, इस रोड पर मुस्लिम बांधवों की भी गाड़ी लगती है हर रोज, पार्किंग यहाँ होता है, कल कोई पार्किंग नहीं था। इसका मतलब क्या है? इसलिए सारा प्लानिंग के साथ हुआ है, ऐसा आज प्रथम दर्शन दिख रहा है। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के वो लोग भी सामने आए जो गणेशपेट इलाके में औरंगजेब की कब्र की डमी लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने ये तो माना कि औरंगजेब की डमी कब्र को हरी चादर से ढका था, लेकिन चादर पर कोई मजहबी बात नहीं लिखी थी, ये उन्होंने दावा किया। वीएचपी के नेताओं ने कहा चादर पर आयतें लिखे होने की अफवाह शरारत के तहत मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने के लिए फैलाई गई। डेनमार्क में कार्टून बनता है तो पूरे भारत में भी वो लोग आग लगाते हैं। जो वो लोग बोल रहे हैं उसको हम नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ भी आयत नहीं लिखी थी, एक खरा कपड़ा आ रहा है कि भाई जब मजार बनती है उसका एक स्वरूप रहता है। अगर आयत रही होती तो पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में आंदोलन करते, लेकिन ऐसा कुछ भी आयत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ लेकिन उनने तैयारी करके रखे थे और पूरा प्लानिंग से वो काम को अंजाम दे रहे थे करके। हम आपको बता रहे हैं, हम पर विश्वास रखो कि हम उस आयत नाम की कैसे कोई भी हमने उसमें कपड़े पर आग नहीं लगाए। यह है कि मजार को भी हमारा आंदोलन ही था कब्र खोदने का। हमने वहाँ सरकार से खुले हम बोल रहे कि हम कब्र हटाएंगे, तो प्रात्ययिक रूप से वो सब बनाया गया था, लेकिन आयत वाला कहीं भी कुछ भी धर्म से संबंधित नहीं था। वीएचपी और बजरंग दल के नेताओं ने
जो दावा किया उसे नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने कंफर्म किया। रविंद्र सिंघल ने कहा, जिस वक्त औरंगजेब की डमी कब्र को जलाया जा रहा था उस दौरान पुलिस वाले वहां तैनात थे। पुलिस वालों ने इस तरह की कोई बात नहीं बताई। पुलिस कमिश्नर ने कहा उन्होंने खुद भी उस वक्त का वीडियो देखा है, वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी अफवाह फैलाकर दंगा किया गया। पुलिस कमिश्नर ने कहा मामला दोपहर में सुलझा लिया गया था, माहौल अच्छा था, पुलिस को इस तरह की हिंसा की जरा भी आशंका नहीं थी। इसीलिए शाम को जब अचानक हमला हुआ तो पुलिस को भी सिचुएशन कंट्रोल करने में वक्त लगा। ये वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया के थ्रू मैं बताना चाहूँगा कि वो स्प्रेड हुए और उसमें लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया कि हमारी धार्मिक भावनाओं को इसमें भड़काया गया है और हमारी समाज के अगेंस्ट में इसमें दिखाया गया है, तो इसलिए वो कुछ लोगों को वो नाराज़ हुए और यही कारण था कि जिसकी वजह से लोगों में एक दूसरे के खिलाफ जो रोष था वो दिखाया। चादर पे कुछ लिखा हुआ था सर, या सिर्फ ये रूमर था जिससे लेकर ये पूरा मामला भड़का है? वो जो है आप देखेंगे तो उसमें कहीं पे भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, ये एक चीज़ है। दूसरा, हमारे जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज है उन्होंने भी देखा, उनका भी यही बोलना है कि उसमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया जो टुकड़ा उनको मिला है। तो इसमें कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि उसमें कुछ लिखा हुआ था और उसमें जो है धार्मिक भावना, क्योंकि एक कलर से एसोसिएट करके इसको देखा जा रहा है, वो एक कारण हो सकता है जो कि विजिबल है इसमें। तो ग्रीन कलर की बात, जी हाँ, जो कलर विजिबल है तो वो उसकी वजह से जो है कुछ लोगों को ऐसा शायद लगा हो, उसके बाद में इस तरह का एजिटेशन हुआ। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। विपक्ष के नेता पुलिस के दावों को गलत बता रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर ही नागपुर में हिंसा भड़काने का इल्जाम लगा रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि हिंदुओं को डराने के लिए बीजेपी के नेताओं ने ही अपने लोगों से हिंदुओं पर हमला करवाया। उद्धव ठाकरे तो संजय राउत से 2 कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने नागपुर की हिंसा के बहाने केंद्र सरकार और एनडीए के सहयोगी दलों को लपेट लिया। उद्धव ने कहा कि गुजरात में पैदा हुआ औरंगजेब महाराष्ट्र से वापस नहीं जा सका और अगर बीजेपी वालों को औरंगजेब की कब्र से इतनी दिक्कत है तो उसे उखाड़ दें, लेकिन कब्र उखाड़ते समय चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी इनविटेशन जरूर दें। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, ना ही मैं गृह मंत्री हूं, तो मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहां है। अब इनके कार्यकाल में वहां डबल इंजन सरकार है ना, महाराष्ट्र में और केंद्र में, तो डबल इंजन सरकार की असफलता है और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। बार बार कहना ठीक नहीं, लेकिन सच्चाई है कि गुजरात में जिसका जन्म हुआ था वो औरंगजेब महाराष्ट्र के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज जी के खिलाफ जो महाराष्ट्र में आए थे वो वापस आगरा नहीं जा सके। तो अब 400 साल पुरानी बात अब निकाल रहे हैं तो निकालो और इमीडिएट जो भी वहाँ उनकी कब्र है उखाड़ डालो, लेकिन उस वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को जरूर बुलाइए। कांग्रेस ने भी उद्धव ठाकरे को सपोर्ट किया। महाराष्ट्र विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन विजय वटेड्डेदार ने कहा कि तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह जैसे बाहरी नेता ही बीजेपी के हथियार हैं। बीजेपी ऐसे नेताओं के जरिए ही दंगे की भूमिका तैयार करती है। टी राजा सिंह 2 दिन पहले कोल्हापुर में आए और अगले दिन नागपुर में दंगा हो गया। नहीं, ये सरकार पुरस्कृत घटना ऐसा मैं मानता हूँ। नागपुर की घटना ये सरकार पुरस्कृत घटना है, 100% मैं बोल रहा हूँ। अगर बड़बोले मंत्री जो महाराष्ट्र में है वो एक तेलंगाना से आया एक टी राजा, उसको तो महाराष्ट्र में बंदी लगाना चाहिए। वहां कुत्ता नहीं पूछता उसको, इधर आके बकबक कर रहा है और हिंसा भड़काने का काम कर रहा है, धर्म में जाति में झगड़ा लगाने का काम वो कर रहा है। तो ऐसे नालायक लोगों को पहले जगह पर उनकी जगह दिखाना चाहिए। ये महाराष्ट्र शांत महाराष्ट्र है, पुरोगामी विचार का महाराष्ट्र है। यहाँ हर धर्म का इज्जत और सम्मान किया जाता है। ऐसे स्थिति में किसी धर्म को लेकर टारगेट लेकर करके अगर ये धंधे किया जाते हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार ने ही ये इनको बढ़ावा दिया है। नागपुर के दंगे पर बयानबाजी दिल्ली में भी हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा इस तरह के दंगे की स्क्रिप्ट तो 15-20 दिन पहले लिखी जा रही थी। औरंगजेब के नाम पर मुख्यमंत्री जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे उससे साफ था कि माहौल को गर्म किया जा रहा है। ओवैसी ने कहा एक फिल्म के जरिए माहौल बनाया गया, फिर औरंगजेब के खिलाफ बयानबाजी हुई,
फिर मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया गया। इसके बाद जो होना था नागपुर में वही हुआ। देखिए, पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं उसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, तो ये खुद वो खुद प्रोवोकेशन किए और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो आपको तकलीफ हो गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहां के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे, जाकर कंप्लेन किए डीसीपी को कि इसको रुकवाइए। देखिए, ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीजें हुई। मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, उस जगह जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं, और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्र मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने इस तरह के सारे आरोपों का जवाब विधानसभा में दिया। फडणवीस ने कहा, यह कहना गलत है कि किसी फिल्म के कारण माहौल बिगड़ा, लेकिन यह सही है कि छावा फिल्म देखने के बाद ही लोगों को छत्रपति संभाजी महाराज का सही इतिहास पता लगा। औरंगजेब की क्रूरता सबके सामने आई, इसलिए औरंगजेब के खिलाफ लोगों के मन में जो गुस्सा है वो बयानों की शक्ल में, प्रोटेस्ट की शक्ल में बाहर आ रहा है। लेकिन इसे नागपुर की हिंसा से जोड़ा जाए, ये ठीक नहीं है। आज महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः म्हणजे मी कुठल्या सिनेमाला दोष देत नाहीये, खरं म्हणजे छावा या चित्रपटाने छत्रपती संभाजी महाराजांचा खरा इतिहास आपल्या समोर आणला। पण त्यानंतर राज्यामध्ये लोकांच्या भावना देखील खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी एक प्रकारे प्रज्वलित झालेल्या आहेत। औरंगजेबाबद्दलचा जो काही राग आहे तो रागही खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी बाहेर येतोय। या सगळ्या गोष्टी आपल्या ठिकाणी असल्या तरी मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे, त्यामुळे सर्वांनी संयम बाळगला पाहिजे। नागपुर जो हिंसा हुई उसकी निंदा सबको करनी चाहिए। दंगा, आगजनी, पुलिस पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस पूरे मामले को एक पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमा मंडन करके भावनाएं भड़काई, फिर नीतीश राणे ने बयानबाजी करके आग में घी डालने का काम किया। इसी दौरान संभाजी महाराज जी की शौर्य गाथा बताने वाली फिल्म छावा रिलीज हो चुकी थी। इसका भी लोगों के दिलो दिमाग पर असर हुआ और इसके बाद कई मुस्लिम संगठनों ने इस पूरे प्रकरण को एंटी मुस्लिम कैंपेन करार दे दिया। औरंगजेब को हीरो बताने लगे, उसे इंसाफ पसंद बादशाह के रूप में पेश किया गया। फिर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग बीच में कूद पड़े। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर औरंगजेब की सिंबॉलिक कब्र जलाई। इससे मुस्लिम लीडर्स को बहाना मिला। पूरी प्लानिंग के साथ आयत को जलाने की अफवाह फैलाई गई। इससे मामला काबू से बाहर हो गया। हमेशा शांत रहने वाले नागपुर में आग की लपटें भड़क उठी। इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समझदारी से काम लिया। एक तरफ उन्होंने साफ साफ कहा कि औरंगजेब की कब्र एक एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसे नहीं तोड़ा जा सकता। दूसरी तरफ उन्होंने कहा किसी को भी औरंगजेब को ग्लोरीफाई करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुझे लगता है कि पूरे मामले को अगर इस नजरिए से देखा जाता तो न भावनाएं भड़कती न आग लगती। अब एक बार फिर हिंदू और मुस्लिम संगठनों को मुख्यमंत्री की बात सुननी चाहिए और इस मामले को यहीं शांत करना चाहिए। आज यूपी के संभल में एक बार फिर विवाद खड़ा हुआ। प्रशासन ने इस बार संभल में नेजा मेले की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। इससे मुस्लिम संगठनों में नाराजगी है, लेकिन प्रशासन ने साफ कह दिया कि एक लुटेरे और हत्यारे की याद में किसी मेले की परमिशन नहीं दी जाएगी।
क्योंकि आज नेजा कमेटी को संभल में ढाल और झंडा लगाना था, इसके बाद मेला शुरू होता, लेकिन प्रशासन ने आज उस पत्थर को हटवा दिया जहां हर साल झंडा लगाया जाता था। पूरे संभल में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। एएसपी श्रीश चंद्र और सीओ अनुज चौधरी के नेतृत्व में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ियां पूरे संभल में फ्लैग मार्च कर रही हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें, अमन चैन बनाए रखें। अगर किसी ने गड़बड़ करने की कोशिश की तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। नेजा मेला एक परंपरागत रूप से चली आ रही कुरीति थी। ऐतिहासिक रूप से यह एक हत्यारे और लुटेरे के याद में मनाया जा रहा था। इस हेतु उन्हें मना किया गया है और कहीं भी अशांति नहीं, पूरी तरह शांति है। और यदि इस तरह का अवैध किया जाता है तो कठोर विधि कार्य सुनिश्चित की जाएगी। कुछ एक गाँव में और संभल में यह कार्य किया जाता था और ढाल मुक्ति यहीं लगाई जाती थी और जिसे रोका गया। हमारी सोशल मीडिया सेल इस पर लगातार नज़र रख रही है और पुलिस अन्य तरीके से उन पर ध्यान रख रही है। और यदि इस प्रकार का कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो इस पे बारे में भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम पूरी तरह सतर्क हैं, सभी पर नज़र है। यदि कहीं से भी किसी ने अफवाह उड़ाने की कोशिश की या अवैध कृत्य करने की कोशिश की, कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश की तो हम कड़ाई से निपटेंगे। हम उन्हें भी आश्वस्त करते हैं। इस पूरे मामले को समझ लेते हैं। संभल में हर साल होली के बाद नेजा मेला लगता है। सैयद सालार मसूद गाजी की याद में धार्मिक नगर नेजा कमेटी इस मेले का आयोजन करती है। मसूद गाजी महमूद गजनवी का भांजा था, उसका सेनापति था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, कत्लेआम किया था। मसूद गाजी ने भी भारत में जमकर लूटपाट की थी, हिंदुओं का नरसंहार किया था। इसलिए हिंदू संगठनों ने मसूद की याद में होने वाले नेजा मेले का विरोध किया है। इस बार संभल में 25, 26 और 27 मार्च को 3 अलग अलग जगहों पर नेजा मेला लगना था। अब तक होता यह था कि होली के अगले मंगलवार को संभल में ढाल और झंडा लगाया जाता था और उसके बाद एक हफ्ते के बाद मेला लगता था। आज झंडा लगना था। नेजा कमेटी ने इसकी परमिशन के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। संभल के एएसपी श्रीश चंद्र नेजा कमेटी के मेंबर्स को बुलाकर समझाने लगे कि भारत में लूटपाट करने वाले, नरसंहार करने वाले लुटेरे की याद में किसी तरह का आयोजन करना ठीक नहीं होगा। नेजा कमेटी के लोगों ने तर्क दिया कि मेला तो सैकड़ों साल से लग रहा है, तो इस बार मेले की परमिशन देने में क्या दिक्कत है। एएसपी ने बताया कि अगर कोई गलत परंपरा चल रही है तो उसको बंद करना ही सही है। नेजा कमेटी के लोगों ने चुपके से एएसपी के साथ इस बातचीत का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करके प्रशासन पर मुसलमानों के साथ ज्यादती का इल्जाम लगाया। बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। फिर भी आपको लगता है कि नेजा मेला आपको लगाना है, एप्लीकेशन दीजिएगा वहां जाके। लेकिन इसके पहले कोई भी आगामी कृत्य मत करिएगा कि मैं लगा रहा हूँ किसी लुटेरे की याद में, बिल्कुल मत कीजिए। फिर भी आपको लगता है कि परंपरा आप कुरीति कर रहे थे, आप जाइए मस्जिद को एप्लीकेशन दीजिए। कोई तैयारी ना करिएगा, जो मैंने पहले बता दिया। लुटेरे की याद में, जिसने इस देश को लूटा था, उसकी याद में कोई नेजा मेला आयोजित नहीं होगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं, जाओ फिर सुनूंगा। इसके बाद मेला कमेटी के लोग एसडीएम वंदना मिश्रा के पास गए, लेकिन एसडीएम ने भी परमिशन देने से इनकार कर दिया। तो नेजा कमेटी के लोगों ने इसे हिंदू मुसलमान का इशू बना दिया। संभल के दुकानदारों ने कहा कि प्रशासन मुसलमानों की रोजी रोटी छीनने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए सालार मसूद गाजी के बारे में उल्टी सीधी मनगढ़ंत कहानियां बताकर मेले की परमिशन देने से इनकार किया जा रहा है। यहाँ के लोग उसे नेज़े के याद में मनाते थे। सैयद सरदार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में मनाया जाता था। नगर पालिका में मेला लगता था और नियाज वगैरह, नज़र वगैरह होती थी। वो भारी मेला चलता था, भीड़ में निकलने तक की जगह नहीं होती थी। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा रहा है यहाँ पर। जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं सुनी है कि उन्होंने लूटा है किसी को या नहीं लूटा है। उन्होंने जो भी काम किया है इस्लाम के हक़ में किया है। लूटने की वाली बात तो मेरी अभी तक समझ में नहीं आई। ये तो पहली बार मैंने ये सुना है कि उन्होंने लूटा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं है। तो सर हमें क्या पता किन्ने किसी को लूटा। हमने अपने होश से यहाँ संभाला संभल में। हम हजारों साल से नेजा देखते आ रहे हैं यहाँ अपने होश में। गाजी रहमतुल्लाह उनके बारे में सुनना है कि बढ़िया इंसान थे।
गाजी है वो लुटेरा था, तो उसने सोमनाथ मंदिर लूटा। ये लोग ही तो कह रहा है, मुसलमान तो ना करिए इस बात को, क्या लुटेरा था। ये तो ऊपर वाले को भी कह देंगे मुसलमान क्यों पैदा करें, तो वहाँ पे भी इंटरव्यू ले जाके ऊपर जाके। अरे ऐसा था, दुकानें लग रही, मार्केटें लग रही हैं, दुकानदारियाँ हो रही, गरीब मजदूर खाता कमाता 2-4 पैसे, और क्या है। अब वो बंद हो गया, उनकी रोजी रोटी खत्म। जो बाहर से लोग आते थे दुकानें लगाते थे। लेकिन संभल के हिंदुओं ने प्रशासन के फैसले का स्वागत किया। संभल के प्रशासन ने एक लुटेरे हत्यारे की याद में होने वाले इस मेले को रुकवा कर ठीक किया। ये कहा, आजादी के 75 साल के बाद गुलामी के ऐसे प्रतीकों को मिटा देना चाहिए, ये दावा किया। ये एक इन्वेडर था, सैयद मसूद गाजी वाज द इन्वेडर ऑफ दैट पीरियड। तो वास्तव में उसका कोई औचित्य नहीं बनता कि आज़ादी के बाद भी पिछले 75 साल से बेहुदाना काम यहाँ पर हो रहा है, और वक्त आया है कि इसको एब्लिश किया जाना ही चाहिए। मतलब इतना तक किया गया कि पिछले 20-25 साल से यहाँ पर संभल से 4 किलोमीटर दूर एक जगह है बादली गुम्बद, वहाँ पर मेला अल्लाह लगाना चालू कर दिया। हमने उस पर भी ऑब्जेक्ट किया था, पहले भी अन्य चीज़ों पर ऑब्जेक्ट किया, और ख़त्म होने चाहिए सब दास्ता के प्रतीक ही। और ये जैसे हमें जो पहल की गई है सराहनीय है। ओवरऑल जब तक इतिहास पता नहीं था, अभी इतिहास जब एसपी साहब ने सामने ला दिया है, तो फिर किसी लुटेरे को आप महिमा मंडित नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। संभल के इस मसले में अखिलेश यादव भी कूद पड़े। अखिलेश ने कहा कि योगी आदित्यनाथ महाकुंभ मेले की हर रोज तारीफ करते हैं, लेकिन मुसलमानों के मेले से उन्हें ऐतराज क्यों है। अखिलेश ने कहा, बीजेपी सरकार इस तरह का विवाद इसलिए खड़ा करती है ताकि लोग असल मुद्दों की तरफ ध्यान न दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को, और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहां पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं जहां हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो संस्कृति है हमारी के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा। और ये सब पर्दा डाल रहे हैं। सवाल रोजगार का है, सवाल नौकरी का है, सवाल महंगाई का है, सवाल ये भी है कि किसान की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, लखनऊ की मेट्रो क्यों नहीं चल रही, गोमती का पानी क्यों गंदा है। ये कोई जान न ले, कहीं न्यूज न चल जाए, इसीलिए जानबूझ करके ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिससे कुछ खबरों पर पर्दा गिरता रहे, पर्दा डाल दिया जाए। अखिलेश यादव को जवाब दिया यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के एक विधायक औरंगजेब को हीरो बताते हैं, अखिलेश जिन्ना की तारीफ करते हैं। समाजवादी पार्टी को आखिर लुटेरों, हत्यारों और देश को तोड़ने वालों से इतना प्यार क्यों है। कपिल देव अग्रवाल ने कहा, बाहर से आने वाले एक लुटेरे और हत्यारे की याद में होने वाले मेले को रोककर संभल प्रशासन ने बिल्कुल सही किया, उनकी तो तारीफ की जानी चाहिए। महमूद गाजी जिसके नाम पर मेला लगता था, ठीक है, बहुत दिनों से लगता था, ये माना जा सकता है, पर वो था कौन, लोगों को मालूम ही नहीं है। ऐसे लोगों के नाम पर मेले लगते हैं और प्रशासन को ये संज्ञान में आया ये मेला कौन लगाता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है। जब इतिहास के पन्ने पलटे गए तब पता लगा ये ऐसा आता था ही, जिसके नाम पर ये मेला लगता है उस मेले को प्रतिबंधित करने का काम अगर प्रशासन ने काम किया है तो मैं वहां के प्रशासन का, वहां के डीएम का, वहां के एसपी का अभिनंदन करता हूं कि ऐसी आतताइयों के नाम पर मेले नहीं लगने चाहिए। समाजवादी पार्टी को तय करना पड़ेगा कि उनके आदर्श छत्रपति शिवाजी हैं या औरंगजेब हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक औरंगजेब की प्रशंसा करते हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जिन्ना की प्रशंसा करते हैं। समाजवादी पार्टी एक निश्चित पैटर्न पर आगे बढ़ रही है और देश को, खासतौर से मुस्लिम समाज के लोगों को, उनसे मेरा अनुरोध है वो समझना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी उनको किस दिशा में ले जाना चाहती है। संभल का मामला भी महाराष्ट्र के औरंगजेब के मसले जैसा ही है। इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों में समाजवादी पार्टी के नेता इन्वॉल्व हैं। अबू आजमी ने औरंगजेब को इंसाफ पसंद बताकर उसकी तारीफ की थी। यहां समाजवादी पार्टी के नेताओं ने महमूद गजनवी के सेनापति की याद में मेला लगाने की वकालत की और यह मामला हिंदू और मुसलमान की तकरार का हो गया। मुसलमानों का कहना है कि यह मेला कई साल से लगता रहा है। हिंदुओं का कहना है कि लुटेरों, हत्यारों का जितना ग्लोरिफिकेशन होना था वो हो गया। अब यह ग्लोरिफिकेशन बंद होना चाहिए। बची खुची कसर अखिलेश यादव ने इस मेले की तुलना महाकुंभ से करके पूरी कर दी। मुझे लगता है कि औरंगजेब
और गजनवी को हिंदू मुसलमान की नजर से नहीं देखना चाहिए। जिसने देश को लूटा, जिसने हत्याएं की, वो किसी का नहीं हो सकता। जिसने मंदिरों को तोड़ा, उसे हमारे देश में कौन याद करना चाहेगा। ऐसे लोगों का महिमा मंडन करने से ही सारी प्रॉब्लम पैदा होती है। ऐसी बातों से ही अफवाहें फैलती हैं, भावनाएं भड़कती हैं। इसलिए इतिहास को समझना चाहिए, विरासत का मान करना चाहिए और देश को लूटने वालों का महिमा मंडन किसी को नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनाता हूं। आज लोकसभा में मोदी ने प्रयागराज में महाकुंभ के ऐतिहासिक आयोजन पर उत्तर प्रदेश की सरकार को बधाई। मोदी ने कहा कि महाकुंभ के रूप में पूरी दुनिया ने भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए हैं। महाकुंभ के दौरान देश और दुनिया ने श्रद्धालुओं का जो उत्साह देखा, वो भारत की एकता और राष्ट्रीय चेतना के जागरण का प्रतीक है। मोदी ने कहा, जिस तरह करोड़ों नौजवान इस महाकुंभ का हिस्सा बने, उससे साबित होता है कि वो सनातन परंपरा और आस्था को लेकर गर्व महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इशारे इशारे में उन लोगों को भी जवाब दिया जो महाकुंभ को लेकर लगातार प्रश्न उठा रहे थे। मोदी ने कहा, जिन लोगों के मन में तरह तरह की शंका थी, आशंका थी, महाकुंभ के सफल आयोजन ने उन्हें जवाब दे दिया। महाकुंभ सिर्फ आस्था का एक उत्सव ही नहीं था। महाकुंभ ने दिखा दिया कि भारत में भले ही कितनी भी असमानताएं हों, लेकिन भारतीयों में कोई भेदभाव नहीं है। मोदी ने कहा, जहां पूरी दुनिया में बिखराव नजर आता है, भारत में हम सब एकजुट हैं और एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं। महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। अलग अलग राज्यों से लोग आकर पवित्र त्रिवेणी का हिस्सा बने। जब अलग अलग क्षेत्रों से आए करोड़ों करोड़ों लोग राष्ट्रीयता के भाव को मजबूती देते हैं, तो देश की एकता बढ़ती है। जब अलग अलग भाषा बोलियां बोलने वाले लोग संगम तट पर हर हर गंगे का उद्घोष करते हैं, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखती है। एकता की भावना बढ़ती है। महाकुंभ में हमने देखा है कि वहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। ये भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। ये दिखाता है कि एकता का अद्भुत तत्व हमारे भीतर रचा बसा हुआ है। हमारी एकता का सामर्थ्य इतना है कि वो भेदने के सारे प्रयासों को भी भेद देता है। एकता की यही भावना भारतीयों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज पूरे विश्व में जो बिखराव की स्थितियां हैं, उस दौर में एकजुटता का ये विराट प्रदर्शन हमारी बहुत बड़ी ताकत है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। ये हम हमेशा कहते आए हैं, ये हमने हमेशा महसूस किया है और इसी के विराट रूप का अनुभव हमने प्रयागराज महाकुंभ में किया है। हमारा दायित्व है कि अनेकता में एकता की इसी विशेषता को हम निरंतर समृद्ध करते रहें। मोदी ने कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं कही, किसी पार्टी पर कोई कमेंट नहीं किया, किसी विरोधी दल की आलोचना नहीं की, लेकिन इसके बाद भी मोदी के बयान पर लोकसभा में हंगामा हुआ। प्रधानमंत्री के बयान के बाद विपक्ष के नेताओं ने बोलने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर ने कहा कि नियमों के मुताबिक प्रधानमंत्री के सो मोटो स्टेटमेंट पर सदन में चर्चा नहीं होती। इस पर विपक्ष के सांसद भड़क गए। हंगामे के कारण सदन को कुछ देर के लिए अडजर्न करना पड़ा।
सदन के बाहर आकर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महाकुंभ को लेकर तमाम बातें कही, लेकिन उन लोगों का जिक्र नहीं किया जो महाकुंभ की भगदड़ में मारे गए। वो इसी मुद्दे पर बोलना चाहते थे, इसलिए उन्हें बोलने की परमिशन नहीं दी गई। जो प्रधानमंत्री ने बोला मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। आपको बोलने नहीं दिया गया सर? आपको बोलने नहीं दिया गया? नहीं, देखिए, बोलने तो नहीं देते हैं। डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो एलओपी को तो मतलब परमिशन देनी चाहिए, मगर नहीं देते हैं। बट ये न्यू इंडिया है। इसमें कोई शक नहीं कि महाकुंभ के आयोजन ने नया इतिहास रचा है। पूरी दुनिया में भारत के क्राउड मैनेजमेंट की तारीफ हो रही है। पूरे विश्व में सनातन का मान बढ़ा है। देश के नौजवानों में आस्था और श्रद्धा का भाव जागृत हुआ है, और इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ को मिलना ही चाहिए। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, उन्हें इस पूरे आयोजन में हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ में 30 लोगों की दुखद मौत नजर आई। अगर वो वाकई में कुंभ को भारतीय परंपरा, संस्कृति और इतिहास का हिस्सा मानते तो एक बार डुबकी लगाने जरूर जाते, जैसे नेहरू जी गए थे, जैसे इंदिरा जी गई थी। अगर राहुल ने 66 करोड़ों की भावनाओं को समझा होता तो वो जितना चाहे महाकुंभ पर बोलते। लेकिन राहुल गांधी ना तो महाकुंभ में गए, ना उन्होंने अब तक अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए हैं, ना ही उन्होंने सनातन का अपमान करने वालों के बारे में एक शब्द कहा है। अगर ये सब करते तो उनकी बात भी सुनी जाती, उनकी बात भी गंभीर लगती। अहमदाबाद से आज हैरान करने वाली तस्वीरें आई। यहां एक बंद पड़े फ्लैट के अंदर से 107 किलो के सोने के बिस्किट और ज्वेलरी बरामद हुई, जिसकी कीमत 100 करोड़ से ज्यादा है। असल में गुजरात एटीएस को इंफॉर्मेशन मिली कि अहमदाबाद के पालड़ी इलाके के आविष्कार अपार्टमेंट्स नाम की एक सोसाइटी में फ्लैट नंबर 104 में भारी मात्रा में कैश और गोल्ड छुपा कर रखा गया है। इस जानकारी के आधार पर गुजरात पुलिस की एटीएस और डीआरआई की टीम्स ने इस फ्लैट पर रेड की तो अंदर का नजारा देखकर उनके भी होश उड़ गए। फ्लैट के अंदर करीब 88 किलो सोने के बिस्किट और 19 किलो से ज्यादा वजन की ज्वेलरी बरामद की गई। इसके साथ साथ 1 करोड़ 37 लाख रुपए का कैश और महंगे ब्रांड की दर्जनों घड़ियां भी इसी फ्लैट से मिली। सोने के जो बिस्किट मिले हैं उनमें ज्यादातर पर विदेशी मार्क है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में गोल्ड स्मगल करके लाया गया। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि जिस फ्लैट में इतनी बड़ी मात्रा में सोना बरामद हुआ है वो फ्लैट करीब 2 महीने पहले महेंद्र शाह और उनके बेटे मेघ शाह ने किराए पर लिया था। महेंद्र शाह देश के बड़े स्टॉक मार्केट ऑपरेटर हैं और फिलहाल मुंबई में रहते हैं। डीआरआई अब महेंद्र शाह से पूछताछ करेगी और उसके बाद पता लगेगा कि ये सोना है किसका, कहां से आया और इसे यहां क्यों रखा गया था। देखिए, प्राइमा फेसी ये शेयर मार्केट में काम करता है, ऐसा हमें इसके रिलेटिव से जानने को मिला है। परंतु ये व्यक्ति, क्योंकि घर पे ताला लगा हुआ था, ये व्यक्ति रेड के समय वहाँ प्रेजेंट नहीं था। आगे की कार्रवाई के दरमियान जब इसको पूछपरछ की जाएगी तब अब डिटेल से इसके बारे में जाना जाएगा कि ये एक्चुअली इसका एग्जैक्ट बैकग्राउंड क्या है, ये गोल्ड वो कहाँ से लाया है, किस तरीके से यहाँ पे उसने स्टोर किया और आगे का उसका पर्पस क्या था, ये सभी मीन टाइम। एक बात तो तय है कि 107 किलो सोना लीगल तो नहीं हो सकता, क्योंकि घर में कोई एक क्विंटल सोने की ईंटें नहीं रखता। खुद मुंबई में रहे और अहमदाबाद में किराए के फ्लैट में इतना सोना, करोड़ों का कैश रखे, ऐसा कौन करेगा। इसलिए कुछ न कुछ गड़बड़ तो है, और गड़बड़ क्या है इसका जवाब तभी मिलेगा जब महेंद्र शाह से पूछताछ हो पाएगी। अब से कुछ ही घंटों के बाद भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स स्पेस से धरती पर लौट आएंगी। 9 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी
सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लेकर ड्रैगन कैप्सूल धरती की तरफ रवाना हो चुका है। ये ड्रैगन कैप्सूल भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 3:30 बजे फ्लोरिडा में लैंड करेगा। इस मिशन में सबसे बड़ा चैलेंज एस्ट्रोनॉट्स की सकुशल वापसी है। ड्रैगन कैप्सूल रात 2:41 पर धरती के वातावरण में प्रवेश करेगा। उस वक्त डी ऑर्बिट बंद होगा। इस वक्त ड्रैगन कैप्सूल की स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन री एंट्री से पहले ड्रैगन कैप्सूल की रफ्तार को धीरे धीरे कम किया जाएगा। जिस वक्त यह धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेगा उस वक्त ड्रैगन कैप्सूल का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। हालांकि ड्रैगन कैप्सूल इतने टेम्परेचर को रेसिस्ट करने की क्षमता रखता है और नासा के साइंटिस्ट को भरोसा है कि ड्रैगन कैप्सूल की सुरक्षित लैंडिंग हो जाएगी। सुनीता और बुच विल्मोर को धरती पर लौटने में कुल 17 घंटे लगेंगे। एस्ट्रोनॉट्स की वापसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने सुनीता विलियम्स को एक लेटर लिखा है और सुनीता को भारत आने का इन्विटेशन दिया है। मोदी ने कहा, भले ही आप हजारों मील दूर हो लेकिन आप हमारे दिलों के करीब हैं। भारत के लोग आपके अच्छे स्वास्थ्य और आपके मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी वापसी के बाद हम भारत में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट्स की होम कमिंग की शुरुआत की तस्वीरें जितनी फैसिनेटिंग है उतना ही एक्साइटिंग उनकी लैंडिंग होगी। इन अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का कैप्सूल फ्लोरिडा के पास समुद्र के पानी में गिरेगा। उसके साथ एक पैराशूट होगा जो उसकी स्पीड को कंट्रोल करेगा। कैप्सूल को रिकवर करने के लिए एक क्रू पहले से ही तैयार रहेगा। इस क्रू की मदद से अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल से बाहर निकलेंगे और फिर चारों यात्रियों को ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर भेज दिया जाएगा, जहां वो रिकवर करेंगे और फिर कई दिन बाद नॉर्मल लाइफ जी सकेंगे।